जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे अपने घरों में देखते होंगे कि हम अपने घरों में बहुत तरह के विद्युत से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो वे उपकरण आपका पंखा भी हो सकता है, कोई लाइट हो सकता है, या फिर कोई मशीन हो सकता है, या फिर आपका जो मोबाइल है उसमें भी विद्युत की आवश्यकता है। तो ये जो विद्युत है ये किस प्रकार से इन यंत्रों को चलाने में सहायता करता है, ये विद्युत किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसके बारे में हम पाठ में चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 विद्युत तथा परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज हम विद्युत तथा उसके परिपथ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि आप आटा चक्की में गेहूं पिसवाने के लिए गए हैं। तो कभी कभी घर से ये काम आपको मिल जाता होगा कि गेहूं पिसवा कर लाना है। तो आप आटा चक्की गए गेहूं पिसवाने के लिए, और आपका गेहूं आटा चक्की में डालते ही बिजली कट गई। तो जैसे ही डाला गया गेहूं को चक्की में पीसने के लिए, वैसे ही बिजली चली गई। तो अब घर में रोटी कैसे बनेगी, आपको क्या परेशानी होगी। तो बिजली से ही चलता है आटा चक्की, तो जैसे ही बिजली चली जाएगी तो क्या होगा, आपका जो गेहूं है वो नहीं पिसाएगा, और यदि गेहूं नहीं पिसता है तो आटा तैयार नहीं होगा और आपके घर में रोटी भी नहीं बनेगी। तो आपको क्या परेशानी होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको रोटी खाना है। तो इस तरह से बिजली के अभाव में बहुत तरह की परेशानियों का हमको सामना करना पड़ सकता है। और मान लीजिए कि आप रात में पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते समय जब बिजली कट जाती है तो आपको क्या सुविधा होती है, बहुत दिक्कत हो जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। बिजली या विद्युत के द्वारा हम दैनिक जीवन में अनेक कार्य होते देखते हैं, जैसे घरों में विद्युत बल्ब का जलना, मोटर की सहायता से कुएं से पानी निकालना आदि, ये सारे काम विद्युत की सहायता से ही होते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसे कौन सी विद्युत युक्तियां हैं जिसमें विद्युत का उपयोग होता है, तो इसकी आप सूची बना लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी युक्तियां आपको घरों में मिल जाएगी जिसका उपयोग हम करते हैं और उसमें विद्युत का उपयोग होता है। तो इसकी आप सूची बना लेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें बिजली कहाँ से प्राप्त होती है। जो बिजली हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना उपयोगी है, तो वो कैसे बनता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो भी जानना बहुत आवश्यक है। तो विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत तार की सहायता से हर जगह पहुंचाई जाती है। और विद्युत कैसे पहुंचती है, तारों के जरिए हर जगह ये पहुंच जाती है। तो कभी कभी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बहुत समय क्या होता है, बिजली कट जाती है और जो विद्युत की आपूर्ति है वो भी ठप हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्योंकि विद्युत से चलने वाले बहुत उपकरण हैं घर में और आप उस पर निर्भर हो गए हैं। तो जब बिजली कट जाएगी तो आप कैसे सारी चीज को व्यवस्थित करेंगे। क्या टॉर्च की सहायता से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो यदि आपके पास टॉर्च होगा तो विद्युत कट जाने पर बल्ब जब नहीं जलेगा तो आप टॉर्च की सहायता से भी प्रकाश कर सकते हैं। तो अब पहले हम टॉर्च के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि प्रत्येक घर में टॉर्च जरूर होता होगा। तो अभी हम मोबाइल में भी टॉर्च का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का जो टॉर्च है उसमें भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो बैटरी वाला टॉर्च है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो टॉर्च में एक बल्ब और एक स्विच होता है। तो टॉर्च में क्या होता है, बल्ब होता है और एक स्विच होता है, और स्विच दबाने पर टॉर्च जो है वो प्रकाश देने लगता है। तो यहाँ दिखाया गया है, देखिए जलता हुआ टॉर्च को। तो ये क्या है, टॉर्च जल रहा है और ये प्रकाश फैल रहा है। तो टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलता है, जो टॉर्च है उसमें विद्युत कहाँ से आता है कि उसका जो बल्ब है वो जलता है। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो टॉर्च को विद्युत सेल से मिलता है, तो उसमें जो सेल लगा होता है टॉर्च में, उसी से उसको विद्युत मिलता है।
विद्युत सेल का उपयोग घड़ी, रेडियो, मोबाइल तथा अन्य विद्युत युक्तियों में भी किया जाता है। तो क्या आपने विद्युत सेल देखा है? तो आपने देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप उसको देखिए कि वो किस प्रकार का होता है। विद्युत सेल के एक और धातु की टोपी और दूसरी और धातु की डिस्क या चक्रिका होती है। तो देखिए यहाँ क्या है, एक टोपी जैसा है ना, विद्युत सेल में एक और क्या है, धातु की टोपी जैसा होता है, और दूसरी ओर एक डिस्क जैसा रहता है, एक चक्र जैसा रहता है। देखिए यहाँ पर सेल को दिखाया गया है, ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक। तो देखिए इस चित्र को और भी अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, एक कार्बन की छड़ होती है, और यहाँ बीच वाले भाग में रासायनिक पदार्थों का मिश्रण रहता है, और ये ऊपर में क्या होता है, एक लेयर होता है, वो जस्ते की डिबिया होती है। एक जस्ते की डिबिया होती है, उसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं और रासायनिक पदार्थ का मिश्रण रहता है, और उसके एकदम बीच में कार्बन का छड़ लगा रहता है। तो इस तरह होती है सेल की आंतरिक बनावट। ये उसके आंतरिक भाग को दिखाया गया है। सेल के ऊपर धातु की टोपी जो है वो धनात्मक सिरा होता है, जैसा आपने ऊपर देखा। तो सेल के ऊपर धातु की जो टोपी होती है वो धनात्मक सिरा होता है, तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा होती है। और धनात्मक सिरा को धन टर्मिनल तथा ऋणात्मक सिरा को ऋण टर्मिनल कहते हैं। तो आप अपने बैटरी को निकालिए, वो घड़ी का हो सकता है या फिर जो टॉर्च है उसका बैटरी हो सकता है। तो उसको निकाल कर आप देखिए, उसमें एक तरफ जोड़ का चिन्ह रहेगा, वो है धनात्मक, और एक तरफ माइनस घटाव का चिन्ह रहेगा, वो हो गया ऋणात्मक टर्मिनल। तो उसको आप देखेंगे तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो सामान्य बोलचाल में सेल को लोग बैटरी कहते हैं। तो ये जो सेल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण भाषा में बैटरी कहते हैं। तो हमको कभी बैटरी खरीदना होता, सेल खरीदना रहता है, तो हम दुकान में जाकर क्या कहते हैं, हमें बैटरी दीजिए। परंतु एक से अधिक सेल मिलाकर बैटरी कहते हैं। एक से अधिक सेल मिलकर क्या बनता है, बैटरी बनता है, उसको हम बैटरी कहते हैं। तो इस प्रकार के सेल शुष्क सेल के रूप में जाने जाते हैं, और इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया कर विद्युत पैदा करते हैं, और जब ये रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देता है। तो हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या भरा रहता है, रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, और जैसे ही वो रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाता है सेल का, तो जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है। तब सेल को बदलकर नया सेल लगाया जाता है। तो जब उसका रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाता है तब जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है, तो उस समय हमको नया सेल लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ एक चिन्ह दिखाया गया है ना, चित्र। तो ये क्या है, चेतावनी का है। तो इस तरह का एक खोपड़ी है और दो हड्डियों का क्रॉस है। तो ऐसा चिन्ह आप बिजली के खंबे में देख सकते हैं, और जहाँ बिजली का उपकरण है उस जगह में भी ऐसे चिन्ह होते हैं। तो इस चिन्ह का क्या अर्थ है, ये जो चित्र दिया गया है इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है चेतावनी। तो ये क्या चेतावनी देता है, ये चेतावनी देता है कि आसपास विद्युत उपकेंद्रों एवं विद्युत खंभों में इस प्रकार के चित्र लगे होते हैं, और ये खतरा का चिन्ह है। तो जहां पर ऐसे चिन्ह लगे हों आप उसको मत छुइए, उससे दूर ही रहिए। विद्युत तारों के संपर्क में आने पर गंभीर चोट अथवा मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इसको कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये एक गंभीर विषय है, इसलिए जहां पर ऐसा चिन्ह हो उस जगह से आप थोड़ा दूरी बना के रखिए। अतः आपको विद्युत के तारों, सॉकेट आदि को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्युत जो है बहुत खतरनाक भी हो सकता है, इससे हमको चोट भी लग सकता है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो तार होते हैं, सॉकेट होते हैं, उससे हमको दूरी बना के रखना चाहिए। तो याद रखें कि जनित्र जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी उतना ही खतरनाक होता है जितना बाकी विद्युत। तो इसलिए विद्युत उपकरणों से आप सचेत रहिए, उससे सावधान रहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं कीजिए।
क्या घरों में उपयोग होने वाली विद्युत से हम टॉर्च के बल्ब जला सकते हैं? तो हम टॉर्च जलाने के लिए शेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या विद्युत उपकरणों के द्वारा भी, विद्युत के द्वारा जो हमारे घरों में विद्युत आता है उसके द्वारा भी हम टॉर्च को क्या जला सकते हैं? तो घर के विद्युत का उपयोग खतरनाक हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका उपयोग हमको करना चाहिए। तो इसलिए क्या कहते हैं कि विद्युत से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं जो टॉर्च बल्ब होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्रियाकलाप 1 को करेंगे। तो एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च लेंगे। अब टॉर्च के बल्ब को ध्यान से देखिए। तो जो टॉर्च में बल्ब लगा है उसको आप ध्यान से देखेंगे। बल्ब में कांच का एक आवरण होता है और यह आवरण धातु के सतह से चिपका हुआ रहता है। तो जो कांच का जो आवरण होता है, यह आवरण धातु के सतह से चिपका होता है और कांच के आवरण के अंदर 2 मोटे तार दिखाई देंगे। तो जो कांच का आवरण है उसके अंदर आपको 2 मोटा तार दिखाई देगा, जिसके बीच में एक पतला तार जुड़ा होता है। तो आप बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो कांच का आवरण होगा, उसके अंदर 2 मोटे तार होंगे और उन 2 मोटे तारों के बीच एक पतला तार जुड़ा होता होगा। तो बल्ब को जलाकर उसको देख सकते हैं। तो उसका कौन सा भाग दीप्त होता है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको बल्ब को जलाना होगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है, ये है शीशे का गुंबद और ये बीच में क्या है, तंतु। जो पतला सा तार है वो है तंतु, 2 तारों के बीच। और ये नीचे क्या है, ये है टर्मिनल। तो टॉर्च का बल्ब और उसका भीतरी दृश्य आपने ऊपर देखा। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है उस भाग को तंतु कहते हैं। वो पतला एक तार होता है, उसको फिलामेंट भी कहते हैं। तंतु को आधार प्रदान करने वाले 2 मोटे तार के स्तंभ होते हैं। तो 2 मोटे तार होते हैं इस तरह के और उसमें एक तार जुड़ा रहता है, यही है तंतु। तो इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा जो मोटा तार होता है वो आधार की नोक से जुड़ा होता है। और बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। ठीक है, ये 2 क्या है, 2 टर्मिनल हैं और ये इस प्रकार जुड़े होते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुएं। तो ये कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं कि वे एक दूसरे को ना छूने। दोनों के बीच क्या होती है, दूरी होती है। तो अब यहाँ जानने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे सेल के धन और ऋण टर्मिनल से जुड़े तारों को बल्ब के दोनों टर्मिनल में जोड़े बिना आपस में सटाने पर क्या होता है। तो क्या होता है, ऐसा कदापि हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर सेल के जो रासायनिक पदार्थ हैं वे तेजी से खर्च होने लगेंगे और सेल जो है वो कार्य करना बंद कर देगा। तो आजकल विभिन्न प्रकार के बल्ब का उपयोग किया जाता है जो अधिक प्रकाश देते हैं और विद्युत की बचत भी करते हैं, जैसे LED, CFL मुख्य हैं। तो ये बल्ब क्या होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो CFL क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, और LED क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है CFL और LED बल्ब को दिखाया गया है। तो इसका उपयोग हमारे घरों में किया जाता है। तो आओ बल्ब जलाएं। तो अब हमको क्या करना है, बल्ब को जलाने का कोशिश करना है। तो आइए विद्युत सेल की सहायता से बल्ब को जलाएंगे। तो इसके लिए विद्युत तार, सेल, विद्युत रोधी टेप एवं रबर बैंड की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 2 को करेंगे। तो विद्युत तार के
2 टुकड़े लीजिए। विद्युत तार का 2 टुकड़ा लेंगे और उसके दोनों छोरों से जो प्लास्टिक का आवरण है उसको हटा लेंगे। तो तार के ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण रहता है, उसको हमको हटा लेना है दोनों छोरों से। सेल के धन टर्मिनल से एक विद्युत तार के एक छोर को तथा दूसरे तार को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ लीजिए। तो इस तरह क्या करेंगे, सेल के धन टर्मिनल से एक विद्युत तार के एक छोर को और दूसरे तार को सेल के ऋण टर्मिनल से हमको जोड़ लेना है और इसके लिए टेप और रबर बैंड का हमको उपयोग करना है। तो आप टेप का भी उपयोग कर सकते हैं और रबर बैंड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब चित्र की भांति 6 भिन्न तरीकों से बल्ब को जोड़िए और प्रत्येक स्थिति में बल्ब के जलने पर हाँ लिखिए तथा नहीं जलने पर नहीं लिखिए। तो जब बल्ब जलेगा तो हाँ लिखेंगे और जब बल्ब नहीं जलेगा तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है, बल्ब को इस तरह से जोड़ा गया है। तो जो पहला है चित्र ए में, तो इसमें बल्ब जल रहा है तो यहाँ हाँ लिखेंगे। बी में क्या है, बल्ब नहीं जल रहा है। सी में भी बल्ब नहीं जल रहा है। तो देखिए ए स्थिति में क्या है, दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं। जो तार देखिए यहाँ भी जुड़ा हुआ, यहाँ भी जुड़ा हुआ, इसलिए बल्ब जल रहा है। लेकिन बी में क्या है, इधर क्या है, ये जुड़े हुए नहीं है, दोनों के बीच में गैप है। और सी में क्या है, इधर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि दोनों टर्मिनल से जब जुड़े रहेंगे तभी बल्ब जलेगा। यहाँ डी वाले स्थिति में देखिए, डी में क्या है, यहाँ देखिए ये तार खुला हुआ है, जुड़ा नहीं है। तो यहाँ क्या है, एक ही टर्मिनल से दोनों तरफ तार जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से देखिए डी में भी बल्ब नहीं जल रहा है, ई में भी नहीं जल रहा है, लेकिन एफ में जल रहा है क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां दोनों टर्मिनल से बल्ब जुड़ा हुआ है वहां बल्ब जल रहा है। तो यहाँ दिखाया गया है विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाओं को दिखाया गया है। तो ये 6 अलग अलग तरीकों से इसको जोड़कर दिखाया गया है। तो अब इन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान से देखिए। तो जिनमें बल्ब दीप्त होता है, तो जिसमें क्या है, जो बल्ब है वो दीप्त है, तो इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? अभी मैंने बताया। तो पहली व्यवस्था जो ए था उसमें विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। तो इस कार्य को शेष बी से एफ तक की व्यवस्था के लिए दोहराइए। तो क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब जो है वो दीप्त होता है? तो इनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर उठते हैं। तो किस तरह से ये काम करता है ऊपर और एक बार देख लेते हैं। देखिए जहाँ दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं वहाँ बल्ब जल रहा है, लेकिन जैसे चित्र ए में जल रहा है और चित्र एफ में जल रहा है, लेकिन बाकी स्थितियों में नहीं जल रहा है क्योंकि जो विद्युत परिपथ है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे जो विद्युत परिपथ है उसको विस्तार से नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए।